बीकॉम फर्स्ट ईयर के प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आपके एबीएसटी पेपर फर्स्ट में कॉरपोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर फर्स्ट है। तो इस टॉपिक ये पेपर जो है इसके सिलेबस में आज मैं एक नया चैप्टर आपके साथ डिस्कशन करना चाहता हूँ और उस चैप्टर का नाम है डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट्स एंड इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, लाभों का निपटारा एवं बोनस अंशों का निर्गमन। तो ये चैप्टर है और इस चैप्टर में खास बात क्या है कि ये कोई कंपनी जो होती है, कंपनी जो लाभ कमाती है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो उस लाभों का निपटारा कैसे किया जाए, यानी कि उन लाभों का इस्तेमाल किस तरह से होगा, किस प्रकार किया जा सकता है, किया जाना चाहिए। कंपनी अधिनियम के अंदर कंपनी के लाभों का जो बंटवारा है, निपटारा है, उससे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ऐसे एक कंपनी अपनी मनमर्जी से जो है कमाए गए लाभों को इधर उधर नहीं कर सकती। कुछ नियम और कानून बनाए गए हैं। उन नियम कानूनों का ध्यान करना एक कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंपनी के अंदर जो पैसा लगा हुआ है वो आम जनता का पैसा लगा हुआ है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या जो संचालक हैं, जो प्रबंधक हैं, वो अपनी मन मर्जी से लाभों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो एक कंपनी द्वारा जो लाभ कमाया जाता है, उस लाभ में से अंशधारियों को बांटने से पहले बहुत से प्रावधान करने पड़ते हैं। जैसे कुछ पैसे रिजर्व में ट्रांसफर करने पड़ते हैं, कुछ डेप्रिसिएशन राइट ऑफ करना पड़ता है, कुछ पिछले सालों का अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है उसका हिसाब किताब करना पड़ता है, कुछ पास्ट लॉसेस कंपनी के हैं उनको ध्यान में रखना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक कंपनी द्वारा जो चालू वर्ष के दौरान लाभ कमाया गया है या पिछले सालों का अगर लाभ का कुछ हिस्सा अभी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ही पड़ा हुआ है, तो उसका इस्तेमाल किस प्रकार से किया जा सकता है। और इस चैप्टर के अंदर ही साथ में है इशू ऑफ बोनस शेयर्स, कि बोनस अंशों का निर्गमन जो है वो किस प्रकार से किया जा सकता है, तो वो भी इस चैप्टर के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो ये डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट्स एंड इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, लाभों का निपटारा एवं बोनस अंशों का निर्गमन। तो इसमें लाभों का निपटारा, जैसे मैंने आपको बताया कि एक कंपनी ने जो लाभ कमाए हैं उन लाभों को किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, कंपनीज एक्ट क्या कहती है उसके बारे में, यानी कि कंपनी एक्ट में कौन से नियम और कानून दिए गए हैं जिसके अंतर्गत लाभों का निपटारा किया जाएगा। और लाभों के निपटारे इसी चैप्टर में आप पढ़ोगे, इंडिविजुअल प्रॉफिट्स, विभाजन योग्य लाभ, और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, लाभों का नियोजन। ये टॉपिक भी इसी के अंतर्गत, इस चैप्टर के अंतर्गत ही कवर होगा। और विभिन्न प्रकार के जो रिजर्व्स हैं उनका डिस्कशन भी इस टॉपिक के अंदर आएगा। और बोनस अंश किस प्रकार से निर्गमित किए जा सकते हैं, कौन से फंड से कहां से इशू किए जा सकते हैं, ये भी इस चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो अभी इस चैप्टर की जो खास बेसिक और मुख्य बातें हैं उनके बारे में मैं आपसे डिस्कशन करना चाहता हूं। कुछ आपको खास बात इससे संबंधित बताना चाहता हूं, उसको आप अच्छी तरह से ध्यान में रखें। देखिए, सामान्यतः प्रत्येक कंपनी अपने लाभों में से प्रत्येक वर्ष कुछ राशि विशिष्ट उद्देश्यों एवं सामान्य उद्देश्यों तथा भावी अनिश्चितताओं के लिए बचाकर रखती है तथा लाभ की जो शेष राशि है का अपने अंशधारियों में लाभांश के रूप में वितरण करती है। सामान्य उद्देश्यों के लिए लाभों में से बचाई गई राशि को कंपनी या तो सामान्य संचय, जनरल रिजर्व जिसको बोलते हैं, अथवा आयगत संचय, रेवेन्यू रिजर्व में हस्तांतर कर देती है या लाभ हानि खाते में ही शेष के रूप में बनाए रखती है। जो अर्जित लाभों में से अर्जित लाभों में से प्राय प्रत्येक कंपनी कई तरह के संचय बनाती है, रिजर्व्स बनाती है, कई तरह के संचय मतलब रिजर्व्स बनाती है। कंपनी अधिनियम 1956
की अनुपालना में कंपनी को अनिवार्यतः निर्धारित दर से अथवा पर्याप्त राशि को कुछ विशिष्ट संचयों में स्थानांतरित करना होता है। जैसे कंपनी ने 18 माह से अधिक परिपक्वता अवधि वाले ऋण पत्रों का निर्गमन किया है, तो इनका शोधन रिडम्पशन करने हेतु कंपनी शोधन कोष अथवा ऋण पत्र शोधन कोष, रिडम्पशन फंड और सिंकिंग फंड और डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व का निर्माण करती है। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 117C के अनुसार कंपनी के अदत्त ऋण पत्रों की राशि के कम से कम 50% के बराबर राशि ऋण पत्र शोधन संचय के रूप में होने पर ही कंपनी अपने ऋण पत्रों का शोधन कर सकती है। इसी तरह यदि कंपनी अपने समता अंशों पर 10% से अधिक ऊंची दर से लाभांश वितरण करना चाहती है, तो लाभांश दर के आधार पर चालू वर्ष के लाभों का 2.5% से 10% तक के बराबर राशि को सामान्य संचय में स्थानांतरित करना एक वैधानिक अनिवार्यता है। बैंकिंग कंपनी को बैंकिंग नियम अधिनियम 1949 के अनुसार अपने चालू वर्ष के लाभ का कम से कम 20% वैधानिक संचय में प्रतिवर्ष हस्तांतरित करना होता है। विद्युत कंपनी को अपने पूंजी आधार पर एक निश्चित प्रतिशत भाग आकस्मिकता संचय कंटिजेंसी रिजर्व में हस्तांतरित करना अनिवार्य है। कंपनी अधिनियम अथवा अन्य अधिनियमों में अनिवार्य न होने पर भी कंपनियां सामान्यतः स्वैच्छिक रूप से विभिन्न संचयों का निर्माण करती है, जैसे रिजर्व है या लाभांश समानीकरण संचय है, आयगत रिजर्व है जिसको रेवेन्यू रिजर्व कह सकते हैं, संचय कोष है, रिजर्व फंड है या सामान्य संचय है, जनरल रिजर्व है आदि। कंपनियां अपने लाभों का कुछ भाग अंशधारियों में नगद में लाभांश, डिविडेंड तथा नगद बोनस अथवा पूंजीगत बोनस के रूप में वितरण हेतु उपयोग करती हैं। अब ये जो लाभों का निपटारा है उसका क्या अर्थ है? लाभों में से संचयों में हस्तांतरण एवं समता अंशों व अधिमान अंशों के धारकों को लाभांश का वितरण ही लाभों का निपटारा कहलाता है, डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट कहलाता है। क्या? दोबारा सुनिए। लाभों में से संचयों में हस्तांतरण, जो विभिन्न प्रकार के रिजर्व्स जो फंड्स हैं उनमें ट्रांसफर करना लाभों को, और अधिमान अंश और समता अंशों के धारकों को लाभांश का वितरण ही लाभों का निपटारा कहलाता है, डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट्स कहलाता है। ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट्स पार्ट टू वेरियस रिजर्व्स and distribution of dividend to preference shareholders and equity shareholders, that is called as the disposal of profit। तो कंपनी का जो लाभ का निपटारा है उसका ये अभिप्राय है। अब जो दूसरी एक टर्म इस चैप्टर में आपके लिए आती है, विभाजन योग्य लाभ, डिस्पोजल डिविजिबल प्रॉफिट्स। विभाजन योग्य लाभ, डिविजिबल प्रॉफिट्स। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज डिविजिबल प्रॉफिट्स और इसके क्या प्रावधान हैं। तो देखिए, जो विभाजन योग्य लाभ है वो क्या है? विभाजन योग्य लाभ से तात्पर्य अंशधारियों में लाभांश वितरण के लिए कानूनन अधिकतम उपलब्ध लाभों एवं संचयों के योग की राशि से है। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205 की विभिन्न उपधाराओं में विभाजन योग्य लाभों के संबंध में प्रावधान दिए हुए हैं। इस धारा में कुछ 5 बातों के संबंध में नियम दिए गए हैं। क्या? एक तो लाभांश के स्रोत, सोर्सेज ऑफ डिविडेंड कौन कौन से हो सकते हैं, चालू वर्ष का मूल्य ह्रास, करंट ईयर्स डेप्रिसिएशन, संचयों में हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स, मूल्य ह्रास की बकाया, एरियर्स ऑफ डेप्रिसिएशन और पिछली हानियां, पास्ट लॉसेस। तो जो डिविजुअल प्रॉफिट्स है उसका दोबारा आप अर्थ सुन लीजिए। डिविजुअल प्रॉफिट्स या विभाजन योग्य लाभ किसे कहते हैं? विभाजन योग्य लाभ से तात्पर्य अंशधारियों में लाभांश वितरण के लिए कानूनन, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कानूनन अधिकतम उपलब्ध लाभों एवं संचयों के योग की राशि से है। तो अभी ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं इससे संबंधित लाभांश को अब मैं आपको बताना चाहता हूं। लाभांश क्या है? व्हाट इज डिविडेंड? ठीक है, तो लाभांश क्या है या अंतरिम लाभांश क्या है एवं अंतिम लाभांश क्या है, यानी डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड। देखिए, कंपनी अधिनियम में लाभांश शब्द की कोई परिभाषा नहीं दी गई है, परंतु सामान्यतः लाभांश का तात्पर्य उस प्रतिफल से है जो
कंपनी का अंशधारी उसके द्वारा धारित अंशों पर कंपनी के लाभों में से प्राप्त करता है। वास्तव में यह कंपनी के लाभों प्रॉफिट्स का वह भाग है जो कंपनी से उसके अंशधारी को प्राप्त होता है, यानी कंपनी में जो लाभ हुआ उसका हिस्सा जो अंशधारियों को मिलता है उसको बोलते हैं डिविडेंड लाभांश। अब देखिए प्रस्तावित लाभांश प्रपोज डिविडेंड क्या है? कंपनी के कुल लाभों का वह भाग जिसे कंपनी के संचालक मंडल ने कंपनी के अंशधारियों में वितरित करने के लिए प्रस्तावित किया, प्रपोज किया है मीटिंग के अंदर, ठीक है। अब लाभांश के वितरण का अधिकार प्रत्येक कंपनी को प्राप्त होता है। इसके लिए कंपनी के अंतर्नियमों में किसी प्रकार की व्यवस्था होना आवश्यक नहीं है, किंतु लाभांश तभी वितरित किया जा सकता है जब कंपनी के पास चालू वर्ष का लाभ या गत वर्षों के संचित लाभ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जिसको बोलते हैं उपलब्ध हो, अर्थात कंपनी का विभाजन योग्य लाभ हो, डिविजुअल प्रॉफिट्स कंपनी के पास हो। अंतरिम लाभांश एवं अंतिम लाभांश, इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड, देखिए ये दोनों क्या होते हैं। सामान्यतः लाभांश कंपनी द्वारा प्रतिवर्ष प्रस्तावित कर अपनी वार्षिक साधारण सभा में घोषित किया जाता है, किंतु कभी कभी कंपनी का संचालक मंडल कंपनी की वार्षिक साधारण सभा से पूर्व ही लाभांश की घोषणा कर देता है। वार्षिक साधारण सभा से पूर्व वितरित लाभांश को अंतरिम लाभांश इंटरिम डिविडेंड करते हैं, इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। किसी चालू वर्ष के लाभों में से अंतरिम लाभांश का भुगतान करने के पश्चात यदि कोई कंपनी की वार्षिक साधारण सभा में और लाभांश घोषित करती है तो उसको अंतिम लाभांश फाइनल डिविडेंड कहते हैं। तो अंतरिम लाभांश संबंधित नियम वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व अथवा किसी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद किंतु वार्षिक साधारण सभा से पहले घोषित एवं वितरित किया जाता है। अंतरिम लाभांश संचालक मंडल द्वारा घोषित किया जाता है। संचालक मंडल अंतरिम लाभांश की घोषणा तब करता है जब कंपनी में पर्याप्त लाभ उपलब्ध हो तथा भविष्य में हानि होने की संभावना कम हो, तब इंटरिम डिविडेंड संचालकों द्वारा घोषित किया जाता है, दिया जाता है। कंपनी संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा लाभांश की परिभाषा को अधिनियम में जोड़ा गया है। इस परिभाषा के अनुसार लाभांश में अंतरिम लाभांश भी शामिल है। इसका तात्पर्य ये है कि अंतरिम लाभांश की घोषणा एवं वितरण को वही प्रक्रिया अपनानी होती है जो लाभांश की घोषणा एवं वितरण के संबंध में अपनाई जाती है। अब देखिए जो डिविडेंड है, लाभांश है, उसके सोर्सेज क्या है? सोर्सेज ऑफ डिविडेंड, यानी कि लाभांश कहाँ से दिया जा सकता है, कौन सा स्रोत है उसका। तो उसके लिए कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205 उप धारा 1 के अंतर्गत एक कंपनी किसी वित्तीय वर्ष के लिए लाभांश का वितरण निम्नलिखित स्रोतों से कर सकती है। स्रोत बताए गए, कौन से स्रोत हैं? देखिए पहला है चालू लेखा वर्ष के आयगत लाभ, दूसरा है चालू लेखा वर्ष के पूर्व वर्षों के आयगत लाभ, पिछले सालों की एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, और अभी जो 1 और 2 नंबर पॉइंट बताया है ए और ब, इन दोनों का योग, यानी कि पिछले गत वर्ष के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और इस चालू वर्ष के लाभ दोनों का योग। और चौथी जो पोजीशन है वो यह है लाभांश के वितरण के लिए केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटी के अंतर्गत उस हेतु सरकार से लाभांश वितरण के लिए प्राप्त राशि। तो ये है सोर्सेज ऑफ डिविडेंड। अब इसमें एक चीज आपको खास ध्यान रखनी है कि लाभांश से उपयुक्त स्रोतों में से प्रथम 3 अर्थात जो चालू लेखा वर्ष के आयगत लाभ, चालू लेखा वर्ष के पूर्व वर्षों के आयगत लाभ या दोनों का योग, लाभांश से उपयुक्त स्रोतों में से प्रथम 3, ये 3 सिचुएशन जो मैंने आपको बताई हैं, स्रोतों में से लाभांश देने पर धारा 205(2) के अंतर्गत चालू मूल्य ह्रास, धारा 205 धारा 1 ए के अंतर्गत मूल्य ह्रास की बकाया राशि तथा धारा 205 उप धारा 1 ब के अंतर्गत पिछली हानियों को घटाने के पश्चात ही शेष बची राशि को लाभांश के रूप में बांटा जा सकता है। यानी कि जो आपका चालू वर्ष का जो लाभ है और गत वर्षों का जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उनका जोड़, उसमें से लाभांश तभी वितरण किया जा सकता है जब उसमें से चालू वर्ष के मूल्य ह्रास को घटा दिया गया है और संचयों में स्थानांतरण किया जा चुका है, ट्रांसफर टू रिजर्व्स ये हो चुका है। और उसके अलावा जो बात है वो ये ध्यान रखनी है
कि मूल्य ह्रास की अगर कोई बकाया राशि है, एरियर ऑफ डेप्रिसिएशन है, उसको भी माइनस किया जाना चाहिए गत वर्ष के लाभ से, जो आपका फाइनेंशियल ईयर है उसके चालू लाभ से, या पिछला एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उसके बैलेंस में से। और दूसरी बात ये भी आपको ध्यान रखनी है कि पिछली जो हानियां हैं, पास्ट लॉसेस, उसको भी माइनस किया जाना चाहिए, तभी लाभांश का वितरण हो सकता है। अब इसमें एक बात ध्यान देने योग्य है कि मूल्य ह्रास से मुक्ति मिल जाती है कई बार। कब? केंद्रीय सरकार जनहित में किसी भी कंपनी को मूल्य ह्रास अप्लिखित किए बिना ही वित्तीय वर्ष के लिए लाभांश की घोषणा करने की अनुमति दे सकती है। ये अब सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि जो है किसी कंपनी को मूल्य ह्रास अप्लिखित किए बिना किसी वित्तीय वर्ष के लिए लाभांश की घोषणा करने की अनुमति केंद्रीय सरकार दे सकती है विशेष परिस्थितियों में। इसमें जनहित का होना जरूरी है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लिसनिंग दिस लेक्चर एज डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट्स एंड इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। अब इस चैप्टर की जो मुख्य बातें हैं वो अगले लेक्चर और पीडीएफ में जारी रहेंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेस लेक्चर।